आप सभी का स्वागत है टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं हरियाणा जीके की सीरीज़ भी आपके लिए लेकर के आने वाली हूँ। पहले मैंने 1 से 5 क्लास आपको कंप्लीट जो है करा चुकी हैं। उस जो प्लेलिस्ट का जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली भी जाकर के एक्सेस कर सकते हो। आपके लिए सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। आज जो मैं आपके सामने लेकर के आई वो हरियाणा जीके की आपकी 6ठी क्लास है, 6th क्लास है, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर HSSC TGT एग्जाम एंड HPSC PGT एग्जाम के लिए। और ये भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि यहाँ पे आपको साइकोलॉजी पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, जो कि पेडागोजी वाला पार्ट है। उसकी PDF जो है आपके लिए अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए हो तो आपको एक मिनिमम चार्ज के साथ वहाँ पे PDF मिल जाएगी। अगर किसी को PDF एक्सेस नहीं करनी है तो आप यूट्यूब पे भी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फ्री अवेलेबल है। पेडागोजी के साथ आपको हरियाणा की जो भी GK की ये PDF है वो आपको फ्री प्रोवाइड करी जा रही है मेरे द्वारा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो आज के इस सेशन में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हरियाणा में कृषि एवं पशुपालन। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो लोग भी PDF का एक्सेस लेंगे, आप सभी को बता दूं कि जो GK है वो आपका मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स का PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि एज इट इज होगा, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अपना देख करके ही चीज़ों को लेना। हरियाणा में कृषि एवं पशुपालन के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो मैं आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि भारतीय खाद्यान्न भंडार में हरियाणा का जो स्थान है वो सेकंड है। अगर पूरे स्टेट की अगर बात करूं, जितने भी ऑल ओवर इंडिया स्टेट है, तो उसके अंदर जो हरियाणा है उसका सेकंड स्थान है इसके अंदर। ठीक है, हरियाणा की भूमि का कितना हिस्सा कृषि योग्य है? तो यहाँ पे हरियाणा की भूमि का जो कृषि योग्य हिस्सा है वो अप्रोक्स 86% जो हिस्सा वो है, जो कि आपका 3.80 मिलियन हेक्टेयर आता है। तो ये चीज़ भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। हरियाणा में सर्वाधिक उत्पादन जो फसल है वो आपकी गन्ना मानी जाती है, जिसमें आपका हरियाणा का 1/3 गन्ना जो है वो आपका यमुनानगर में जो है प्रोड्यूस किया जाता है। ये चीज़ भी आप याद रखना। ये कुछ फैक्ट बेस्ड चीज़ें होती हैं जिसको आपने याद रखना है। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो फसल उगती है वो आपकी गेहूँ उगती है, जो कि सिरसा में ज़्यादा उगती है। ठीक है, इसका उत्पादन होता है। अगर सर्वाधिक उत्पादन फसल पूछी जाए तो गन्ना बताना, और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल का उत्पादन होता है तो वो आप गेहूं बताएंगे, जो कि सिरसा में होती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है कि आपसे अब रबी की फसल और खरीफ की फसल के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रबी की फसल जो है वो आपकी बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर में और काटी जाती है मार्च के अंदर, जो कि आपका ये वाला सीजन जो भी राइट नाउ चला हुआ है वही है। इसके अंदर आपको यहाँ पे ट्रिक्स अवेलेबल है, आप इन ट्रिक्स को पढ़कर भी चीज़ों को यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। तो रबी की फसल में कौन कौन सी फसल होती है? वो आपकी गेहूं आती है, मटर आती है, जौ आती है, चना, राई एंड सरसों आती है। ये सारी आपकी रबी की फसल है। खरीफ की फसल जो कि जून जुलाई में बोई जाती है और काटी जाती है अक्टूबर नवंबर में। ये ट्रिक आपको दी गई है, आप इससे भी चीज़ों को याद कर सकते हैं। मूंगफली, गन्ना, धान, अरहर, जवार, कपास, बाजरा, ये सारी चीज़ें आपकी किसकी जो खरीफ की फसल होती है। गेहूं की अगर बात की जाए तो हरियाणा में थर्ड, यानी कि गेहूं जो है हरियाणा में 3rd नंबर पे प्रोड्यूस होता है। मतलब इसको ऐसा समझिए कि फर्स्ट में जो सबसे ज़्यादा गेहूं है वो सबसे पहले पोजीशन पंजाब की है, कि पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं प्रोड्यूस किया जाता है। गेहूं के मामले में हरियाणा का जो पोजीशन है वो कितना आता है? वो 3rd आता है। ठीक है, और हरियाणा के अंदर भी कहाँ पे? सिरसा में सबसे ज़्यादा होता है, पंचकुला में सबसे कम होता है। ठीक है, अभी समझिए कि गेहूं के उत्पादन में हरियाणा का 3रा स्थान है, पहला पंजाब है, लेकिन हरियाणा के अंदर भी सिरसा में सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम भी आपसे पूछा जा सकता है तो वो आपका पंचकुला के अंदर होता है। चावल, जिसको धान का कटोरा भी कहा जाता है, ये आपको JKK आप ऐसे लर्न कर सकते हो, जिसकी प्रायोरिटी वाइज मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे लिख करके दी है। प्रायोरिटी का मतलब ये है कि अगर आपको ऑप्शन में ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी करनाल को टिक करेंगे, दूसरी प्रायोरिटी आप कैथल को मानेंगे, और तीसरी प्रायोरिटी जींद को, एंड लास्ट प्रायोरिटी आप KUK को मानेंगे, यानी कि कुरुक्षेत्र को। जैसे मान लीजिए आपके पास ऑप्शन में यही सारी चीज़ें आ जाती है, 4 ऑप्शन, तो आप करनाल को मार्क करेंगे। अगर करनाल नहीं है फिर आप कैथल को मार्क करेंगे, कैथल भी नहीं है फिर आप जींद को मार्क करेंगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो चावल के सेलर हैं, सेलर वो होते हैं जहाँ पे हम सेव करते हैं चावल को, ठीक है, राइस को, तो वो आपके कैथल में मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। कपास हरियाणा में सिरसा में होता है। मशरूम, जिसको खुम्बी बोलते हैं, वो सोनीपत में सबसे ज़्यादा होती है, इन खूबड़ू गांव। ठीक है, सोनीपत के खूबड़ू गांव में यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा मशरूम यहीं पर होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो गोभी है वो भी सोनीपत में ही होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो स्थान है वो तीसरे नंबर पर आता है।
करनाल के अंदर लहसुन और अमरूद सबसे ज़्यादा होते हैं। अमरूद का एक्सीलेंस सेंटर, अब आपसे एक्सीलेंस सेंटर पे सवाल पूछे जाते हैं, तो अगर आपसे पूछे अमरूद का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ है, तो आपका फतेहाबाद में है। ठीक है, प्रायोरिटी वाइज मार्क करेंगे, सबसे पहली प्रायोरिटी आप फतेहाबाद मार्क करेंगे। अगर फतेहाबाद ऑप्शन में नहीं है, फिर आप कहाँ मार्क करेंगे, फिर आप करनाल को मार्क कर देना अमरूद एक्सीलेंस सेंटर के केस में। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। पटैटो, अगर आलू की बात करें तो कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है पटैटो। पटैटो एक्सीलेंस सेंटर की यहाँ पे बात करेंगे तो आप प्रायोरिटी सबसे पहले कुरुक्षेत्र को मार्क करेंगे और सेकंड प्रायोरिटी आप करनाल के नीलाखेड़ी को मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। प्रायोरिटी वाइज मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे सारी लिख करके दी है। सिरसा की प्रमुख फसलें कौन सी हैं, अब आपको यहाँ पे ट्रिक है, GFKA चाचा सिरसा में, तो यहाँ पे गेहूं, फ्रूट, कपास और अलसी, ये सारा सबसे ज़्यादा सिरसा के अंदर होता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो इसलिए सिरसा की प्रमुख फसलें हैं, गेहूं होता है यहाँ पे, फ्रूट्स बहुत मात्रा में होते हैं, कपास, अलसी, और जो चना है वो भी सिरसा में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चना है वो भिवानी के अंदर होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा चना कहाँ होता है, वो आपका भिवानी में होता है, होता सिरसा में भी है। अब जो चीज़ आपके सामने है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल एक्सीलेंस सेंटर और फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर। तो ये जो है एक्सीलेंस सेंटर, ये जो है आपका इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, जो कि 2018 में फाउंड किया गया था। इसको इंडिया और इजराइल का एक मिक्स प्रोजेक्ट है ये, जिसके अंदर आपको वेजिटेबल एक्सीलेंस सेंटर आपको करनाल के घरौंडा में मिल जाता है और फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर आपका सिरसा के मजियाना में मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा सब्जी जो है वो पानीपत में होती है और सबसे ज़्यादा फ्रूट की अगर बात करी जाए तो वो कहाँ होता है, वो सिरसा में होता है। अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी कहाँ पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल लेवल पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो मंडी है वो गन्नौर और सोनीपत में है, यानी कि गन्नौर और सोनीपत नहीं, गन्नौर सोनीपत के अंदर ही आता है। तो ये 2018 में बनी थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फल एंड सब्जी मंडी। हरियाणा में सबसे ज़्यादा फूल जो है वो ग्लेडियोलस का पाया जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ग्लेडियोलस या रजनीगंधा सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में मिलता है। सबसे ज़्यादा जो फूल है वो ग्लेडियोलस पाया जाता है, जो कि फरीदाबाद में मिलता है। मक्का पंचकुला में और सूरजमुखी अंबाला के अंदर। ठीक है, फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं, बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिख करके मैंने प्रोवाइड करी है। कृषि के दृष्टिकोण से हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। तो एक एक करके देखेंगे। जोन 1 जिसका 32% हिस्सा है, सबसे ज़्यादा जिले इसके अंदर होते हैं, जिसमें 8 जिले आते हैं जोन 1 के अंदर। और इन 8 जिलों में सबसे ज़्यादा संपन्न कृषि योग्य भूमि है ये, यानी कि जो भी ये 8 जिले हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी कृषि यहाँ पे करी जाती है, जिसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, KUK, करनाल, कैथल, पानीपत और सोनीपत आते हैं। ये जोन 1 के अंदर आते हैं। जोन 2 की बात करी जाए तो ये 39% है अपने आप में। 7 जिले इसमें आते हैं। ये वैसे तो सबसे बड़ा जोन है, बट इसके अंदर 7 ही जिले आते हैं। ये जिले कम है फर्स्ट से, हाँ वो मैंने अभी ऊपर 8 जिले थे तो ये 7 जिले हैं। सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद और पलवल ये जोन 2 के अंदर आते हैं। ये सबसे बड़ा जोन है, बट जिले इसमें कम है। ठीक है, जोन 3 में 29% है, जिसमें 7 जिले आते हैं, जिसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, गुरुग्राम, नुहू, चरखी दादरी, भिवानी और ये सारे बचे हुए, मतलब बचे हुए 7, मतलब ये जो बचे हुए 7 है वो इसमें अंदर जोन 3 के अंदर। ठीक है, हरियाणा का पहला हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की अगर बात करी जाए तो वो आपका महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है, जो कि 2017 में करनाल के अंजनथली में बनी थी। ठीक है, तो ये चीज़ एक फैक्ट बेस्ड चीज़ है जो आपको याद करनी है। पशुओं की जनगणना भी होती है। पशुओं की जनगणना हर 5 साल में होती है और इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि इस जो यूनिट डिजिट है वो 4 और 9 की डिजिट में मिलेगी। जैसे 1969 यूनिट डिजिट 9 हो गया, 1974 यूनिट डिजिट 4 हो गया, 1979 यूनिट डिजिट 9 हो गया। तो यूनिट डिजिट जो है 4 और 9 का होगा, इससे आप याद कर सकते हैं। इससे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो पशुओं की जनगणना 5 साल में होती है। पहली पशु जनगणना 1969 में हुई थी। अब ये क्वेश्चन बहुत बार एचटेट में भी काफ़ी पूछे गए हैं कि नेशनल एनिमल ऑफ हरियाणा ब्लैक बक है। अब आपको इसमें प्रायोरिटीज़ दी गई है कि अगर आपके पास ऑप्शन में ब्लैक बक है तो आप पहली प्रायोरिटी इसे मार्क करेंगे, दूसरी प्रायोरिटी आपके पास नील गाय है और तीसरी प्रायोरिटी आपकी कृष्ण मृग है। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। नेशनल बर्ड काला तीतर है। ठीक है, राष्ट्रीय जो पक्षी है वो काला तीतर है, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। हरियाणा का काला सोना किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का जो काला सोना है वो मुर्रा नस्ल की भैंस को कहा जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है हम लोग हरियाणा से हैं और हमारा जो है दूध दही का खाना होता है। हम लोग अच्छे से जो है मैक्सिमम लोग यहाँ पे भैंस और गाय वगैरह पालते हैं, तो हमारा जो काला सोना है वो मुर्रा नस्ल की भैंस को बोला जाता है। मुर्रा नस्ल की जो सबसे ज़्यादा भैंस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? वो जींद के अंदर मिलती है। ठीक है, भैंस सबसे ज़्यादा हिसार में मिलती है, बट मुर्रा नस्ल की स्पेसिफिक अगर बात करें तो वो जींद में मिलती है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे।
एक मुर्रा नस्ल की भैंस कितनी इंपॉर्टेंट है इससे पता चलता है कि हरियाणा ने आंध्र प्रदेश को 60,000 मुर्रा नस्ल की भैंस दी थी 2019 में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भैंस हिसार के अंदर है, वो मैंने आपको ऊपर बताया। मुर्रा की अगर बात करें तो मुर्रा नस्ल की भैंस जींद के अंदर होती है। गौशाला और गाय सिरसा के अंदर है सबसे ज़्यादा। कुत्ते की अगर बात करें तो वो गुड़गांव में है, सबसे ज़्यादा घोड़े गुड़गांव में है, गधे पलवल में है, सुअर सोनीपत में है, भेड़ भिवानी में है, बकरी सिरसा में है, खरगोश मेवात में मिलते हैं, हाथी यमुनानगर में मिलते हैं। टोटल 6 हाथी थे जब तक मैंने ये नोट्स बनाए थे। ठीक है, तो आप इस हिसाब से भी चलना। टोटल 6 हाथी यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। बिल्ली की अगर बात करें तो वो मेवात में है सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे कम पशु पंचकुला के अंदर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हरियाणा की जलवायु कैसी है इसकी अगर बात करी जाए तो वो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। तो ये चीज़ भी आप अच्छे से याद कर लेना, पूछे जाते कई बारी। अब जो एक चीज़ बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है हरियाणा में, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है छछरौली, जो कि यमुनानगर के अंदर पड़ता है। इसको हरियाणा का चेरापूंजी या फिर मोहसिन राम भी बोला जाता है। अब इसके अंदर कुछ 2 चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। अगर आपसे हरियाणा का सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है पूछा जाए तो आप छछरौली मार्क करेंगे यमुनानगर के अंदर। बट अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, फिर आप अंबाला मार्क करेंगे। अगर आपको जिला लिखा मिल जाए ना, फिर आप अंबाला मार्क करना, फिर आप यमुनानगर मार्क नहीं करना। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है तो फिर आप वो ऊपर वाला ऑप्शन मार्क करेंगे छछरौली। अगर आपसे वर्षा वाला जिला पूछा जाता है तो फिर आप अंबाला मार्क करेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ होते हैं, वो पंचकुला में है सबसे ज़्यादा वन, और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र यमुनानगर के अंदर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में मैंने प्रोवाइड करनी थी। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो इसको प्लीज़ लाइक करके जाना, सभी के साथ शेयर कर देना, ताकि सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पर आपको फ्री प्रोवाइड करवा रही हूँ। इसलिए बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप PDF का एक्सेस ले। वैसे तो मैंने GK की PDF आपको जिन्होंने भी साइकोलॉजी का PDF एक्सेस लिया उनको फ्री मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। तो जो अगर आगे भी लेंगे तो उनको भी वहाँ पे फ्री ऐड कर दिया जाएगा GK की PDF। ठीक है, तो वीडियो पसंद आती है भाई लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।